डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया पर क्या असर है, अगर ये बात जाननी हो तो इसे देखने के लिए आप ज्यादा दूर मत जाइए। भारत से कुछ ही दूर निकल करके ईरान पहुंचिए और जानिए कि इनकी वजह से, यानी कि इनके द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों की वजह से दुनिया में किस तरह से करेंसीज का डिवैल्यूएशन हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं कैसे खत्म और बर्बाद हो रही हैं। इनके द्वारा जिस तरह से मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई गई थी ईरान पर, हाल ये हुए कि ईरान अपनी जिद में कहें या अपने अस्तित्व में कहें, उसके लिए लड़ते लड़ते अमेरिका के साथ आज इस तरह मजबूर हुआ कि उसे अपनी करेंसी में से, यानी कि अगर 10,000 रुपए लिखे हुए हैं तो उसमें से 4 जीरो हटाकर उन्हें 1 रुपया बोलना शुरू कर रहा है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, ईरान की करेंसी रियाल है, तो उसने रियाल में से अगर 10,000 रियाल कोई वैल्यू हुआ करती थी तो अब उसमें से 4 जीरो हटाकर उसे 1 रियाल कहने का बिल पास कर लिया है। अर्थात अगर 50,000 कहीं लिखा था तो 4 जीरो हटाकर अब से वो 5 बोलेगा, 10,000 1 बोलेगा, ठीक इसी प्रकार से 1 लाख अब 10 बोलेगा। मतलब आप इस तरह से समझिए कि इन्होंने अपनी करेंसी के अंदर से 4 जीरो हटाकर, कभी ये 4 जीरो वाली करेंसी रियाल बहुत मजबूत करेंसी रही होगी, आज उसके जीरोस को हटा करके अगर 1 के बराबर माना जा रहा है तो सोचिए कि ये कितना डिवैल्यूएट भी है, मुद्रा का किस हद तक अवमूल्यन हुआ है। परिणाम क्या निकला कि 1 रियाल की जो वैल्यू है वो पहले जो 10,000 रुपए हुआ करती थी, 10,000 रियाल हुआ करती थी, अब वो 1 रियाल रह जाएगी। रियाल 10,000 को यहाँ टोमान कहा जाता है, तो टेक्निकली अब टोमान और रियाल एक हो जाएंगे, मतलब 10 रियाल जो है वो एक टोमान की तरह से ट्रीट किए जाएंगे। अभी मैं इस पूरी बात को भी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न बनता है कि आज $1 के सामने भारत भी रुपये में 88 रुपया कुछ पैसा कुछ चल रहा है। हो सकता है जिस तरह से भारतीय रुपया डॉलर के सामने पिछड़ रहा है, ये भी $1 के बराबर हो सकता है, कभी 100 रुपए तक भी पहुंचे। तो ऐसे में क्या भारत को भी अपने 1 रुपए में से 2 जीरो हटाकर उसे $1 इक्वल्स टू 1 रुपया कर देना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में डॉलर और रुपया बराबर क्यों नहीं है। अगर ये बहुत बेसिक सा सवाल एग्जिस्ट करता है तो आज इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा। पहले हम ईरान की चर्चा करेंगे, फिर हम इंडिया की चर्चा करेंगे। पहले ईरान के कारण समझेंगे और फिर इंडिया के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरानी संसद की आर्थिक समिति के प्रमुख ने सरकारी टीवी को बताया कि ये बदलाव जो है ये आने वाले 2 साल बाद लागू होंगे और पुरानी जो रियाल करेंसी है वो उसके बाद भी 3 साल तक चलती रहेगी। अर्थात आज से ऐसा नहीं हो रहा है। संसद में बिल पास हो चुका है। 144 के मुकाबले 144 वर्सेस 100 के आसपास इनके यहाँ पे वोट पड़े, जिसमें पक्ष में इनकी संसद के अंदर इस बिल को जब पास किया गया तो इस तरह की नीति के पक्ष में 144 लोगों ने वोट दिए। कहा गया कि आने वाले समय में जब 10,000 रियाल इक्वल्स टू 1 रियाल होगा, उसे अभी आने में 2 साल लगेंगे, ताकि इनकी बैंक पूरी तरह से तैयारी कर लें, लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएं, जहां जहां जो परिवर्तन करने हैं वो कर लें। उसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति के पास पुराने रियाल रखे रह जाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी आने वाले 2 साल के बाद में भी अगले 3 साल का समय दिया जाएगा। यानी कि आज से 5 साल तक भी 10,000 रियाल का वैल्यू चलता रहेगा, वैल्यू एक ही रहेगा, लेकिन उसको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, 144 फेवर में थे और 108 अगेंस्ट में इसके वोट डले कि 10,000 रियाल को आगे से 1 रियाल कंसीडर किया जाएगा। इसके बारे में जब जानकारी निकाली गई कि ऐसा क्यों हुआ तो सिंपल सा कारण था कि साहब यहाँ पर स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही हैं और सबसे बड़ा कारण है मतलब करेंसी से अभी व्यावहारिकता खत्म हो गई है। अगर आपको कोई सामान खरीदने जाना है जिसकी वैल्यू सही मायने में 1 रियाल के इक्विवेलेंट आपको अब लग रही है, तो उसके लिए अगर आपको 10,000 रियाल ले जाने पड़ रहे हैं तो इशू ये है कि इतना सारा धन लेकर के आपको इकट्ठा करके जाना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो रही है, बैग भर भर के सामान खरीदने के लिए धन ले जाना पड़ रहा है। इससे इनको फायदे दिखाई देते हैं और उसमें से एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि अभी जहां एक रोटी के लिए 10,000 रियाल देने पड़ते थे, साइकोलॉजिकल 1 रियाल देना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक जीत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। एक तरह से तकनीकी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक जीत इसे कंसीडर किया जा रहा है। हालांकि इस विषय पर ये लोग बहुत समय से काम कर रहे थे। यहाँ पर आपके सामने 2020 की एक न्यूज कटिंग है जब इन्होंने 4 जीरो हटाने के बारे में सोचना शुरू किया था। सवाल आता है कि आफ्टर ऑल ऐसा किया क्यों जा रहा है? देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था चाहती नहीं है कि उसकी मुद्रा इतनी बुरी तरह गिर जाए कि दूसरी करेंसी के सामने उसकी कोई वैल्यू ना रह जाए। लेकिन अब चूंकि ऐसा हो ही चुका है तो लोगों को एक अच्छा फील देने के लिए कि भाई अगर हम अपने आपस में ही खेल रहे हैं तो फिर किस तरह से इस गेम को खेला जाएगा। तो जब हम वाई पर पहुंचते हैं तो कारण निकल कर आता है ईरान की वर्तमान की सत्ता। ईरान में 1979 के बाद जब इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद में यहाँ की अर्थव्यवस्था को काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। महंगाई लगातार ट्रंप के काल में, उससे पहले भी अमेरिकी प्रतिबंधों में बढ़ती रही। महंगाई बढ़ती गई तो इनका देखिए एक आसान तरीके से इकोनॉमी का कंसेप्ट समझ लें, और वो कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि करेंसी से जितना सामान खरीदा जा सकता है असल में वो करेंसी की वैल्यू है। अदरवाइज कागज को आप कितना भी प्रिंट करके रख सकते हैं, आपके देश में उसके इक्विवेलेंट सामान होना जरूरी है। अगर मैं 100 रुपए लेकर निकलूं और 100 रुपए में मैं 100 रुपए लायक वस्तु खरीद पाऊं तब तो उसकी कोई वर्थ है। अगर 100 रुपए में मैं एक टॉफी खरीद के ला पाऊं, एक छोटी सी मतलब च्युइंगम खरीद के ला पाऊं या कोई हाजमोला की गोली खरीद के ला पाऊं, तो 100 रुपए में आने वाली जो वस्तु है ना वो तय कर रही है कि वैल्यू असल में कितनी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे तय होता है? अधिकांश इकोनॉमी जो इंपोर्ट आधारित है या फिर एक्सपोर्ट आधारित है, जिनका ग्लोबल ट्रेड होता है, उन्हें असल में अपनी वैल्यू इंटरनेशनली पता चलती है। हर देश के लिए अपनी करेंसी तो महान होती है। हर देश तो यही सोचकर चलता है कि मेरी जो करेंसी है ये करेंसी सबसे बेस्ट है, और उस देश के लोग भी यही मानते हैं कि मेरी करेंसी मेरे लिए तो बेस्ट है। लेकिन चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और ऐसे में आपको दुनिया से व्यापार करना पड़ता है, आप अपना धन से किसी दूसरे के देश का क्या सामान खरीद पाते हैं उससे असल मायने में आपको अपने धन की वैल्यू पता चलती है। आपने अपना पैसा ले जाकर सामने वाले को दिया, जैसे अमेरिका के साथ दुनिया ट्रेड करती है। दुनिया का लगभग 60% ट्रेड सीधा सीधा डॉलर में होता है, अर्थात डॉलर ही तय करता है कि उसके एक्सचेंज का रुपया कितना होगा। डॉलर के मुकाबले अगर किसी देश की करेंसी में वो सामान नहीं खरीदा जा सके, अगर किसी देश को भारत ने ऑफर किया, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब को हमने ऑफर किया कि सर हम आपको एक जहाज भर के रुपया दे रहे हैं, हमें आप एक जहाज भर के तेल दे दीजिएगा, तो वो कहेगा कि ये रुपये को मैं चलाऊंगा कहाँ? रुपया सऊदी अरब में नहीं चलता है, हमारे यहाँ हमारी करेंसी चलती है। तो ऐसे में आपको हमें ये रुपया डॉलर में कन्वर्ट करके देना होगा, क्योंकि ग्लोबली डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है।
तो एक तरीके से डॉलर दुनिया की एक वैश्विक मुद्रा बनकर सामने आई। डॉलर वैसे तो अमेरिका की मुद्रा है, लेकिन अमेरिका ने उसे दुनिया में इतना प्रसारित कर दिया अपने प्रभाव से कि लोगों ने उसे स्टैंडर्डाइज कर लिया कि अब हम डॉलर में व्यापार करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगे, और जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगे, डॉलर की ही स्वीकार्यता होने लगी। अब आपने अगर दिमाग लगाया फिर ये कहें कि नहीं सर ऐसा अगर हो जाए, हम उनसे कहें कि आप हमसे अपनी करेंसी में सामान दे दो और हम आपको अपनी करेंसी में सामान दे देते हैं, फिर से वही सवाल। आप करेंसी एक्सचेंज कर भी लें तो उससे दो बड़े सवाल पैदा होते हैं कि क्या सामने वाला देश आपसे उतना ही माल खरीदने को तैयार भी है जितना आप उससे खरीदना चाह रहे हैं? क्या व्यापार में संतुलन है? आंसर आता है नहीं। दुनिया के बहुत से देश व्यापार जिन देशों के साथ कर रहे होते हैं उनसे संतुलित नहीं रहते। आसान भाषा में समझिए, अगर भारत रूस से सामान खरीदता है तेल के रूप में, तेल खरीदता है, लेकिन रूस हमसे उतने ही धन का अपने लिए कोई सामान नहीं खरीदता, वो चाइना से खरीदता है। ठीक इसी तरह से भारत अमेरिका से व्यापार करके लगभग $40 बिलियन साल का कमाता है। हम उस धन से किसी और देश के साथ, चाहे चाइना से चाहे रशिया से, अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। हम किसी एक व्यापार के साथ व्यापारिक मुनाफे में है, किसी देश के साथ, किसी एक के साथ व्यापारिक घाटे में है। तो व्यापारिक संतुलन दुनिया में स्थापित नहीं है। ऐसे में किसी ऐसी स्वीकार्य मुद्रा की निर्भरता बढ़ जाती है जिससे व्यापार किया जा सके, और यही स्वीकार्य मुद्रा दुनिया के लिए फिलहाल डॉलर हो रखी है। हालांकि आईएमएफ ने 5 मुद्राओं को वैश्विक रूप से स्वीकार्य मुद्रा के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो दुनिया में डेट क्राइसिस के समय मदद देता है। ऐसे में उन 5 करेंसीज में डॉलर का नाम सबसे ऊपर है, उसके बाद यूरो का नाम आता है जो कि यूरोप की करेंसी है, इसके बाद में पाउंड का नाम आता है, पाउंड स्टर्लिंग जो कि यूके की करेंसी है, इसके बाद जापान की करेंसी येन का नाम आता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार किए जा सकते हैं। आईएमएफ रिकॉग्नाइज करता है कि आप डेट क्राइसिस में उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि उसने उसे एसडीआर में स्पेशल ड्राइंग राइट्स में रखा हुआ है। और अंत में चाइना की रेन मिंबी जिसे आप युआन कहते हैं उसका नाम आता है। तो ये 5 करेंसी हैं जो वैश्विक रूप से स्वीकार्यता है, लेकिन किसी देश की अपनी चाहत है कि वो डॉलर में व्यापार करना चाहता है या येन में करना चाहता है। ऐसे में डॉलर की स्वीकार्यता बढ़ती चली गई, और इसी स्वीकार्यता के चलते ऐसे देश जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आधारित थे, जैसे ईरान को ही ले लें। ईरान अपनी करेंसी, अपनी जीडीपी को केवल तेल बेच करके ही बड़ा बना पाता था। उसके पास बेचने के लिए जो सबसे बड़ा संसाधन था वो तेल और गैस था। ऐसे में उसका माल खरीदने वाला कोई आ ही नहीं रहा, तो उसके यहाँ पर डॉलर नहीं आ रहा। जब डॉलर नहीं आ रहा तो उसकी जीडीपी नीचे बैठती जा रही है। अब ऐसे में जब आपके पास में खरीदने के लिए तो कोई माल नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जरूरतें जस की तस बनी हुई हैं। आपकी जरूरतें जस की तस बनी है मतलब आपके लोगों को आज भी विदेशों से सामान खरीदना है, चाहे अनाज खरीदना है, चाहे फल खरीदने हैं, चाहे उन्हें विदेशी वस्तुएं खरीदनी है, फोन खरीदने हैं, कार खरीदनी है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने हैं। तो आपके इंपोर्ट बिल तो ज्यादा हो गए, एक्सपोर्ट बिल आपके हैं ही नहीं। ऐसे में आप कर्ज में चलते चले गए। कर्ज में चलते चले गए से मतलब आपने दुनिया से लोन लिया और लोन लेकर अपना देश चलाना शुरू किया। जब अपना देश लोन पर चलना शुरू हुआ, आपके पास जेब खाली होने लगी। खाली होने लगी से मतलब है कि आपको अब एक फोन खरीदने के लिए भी, क्योंकि कर्ज का पैसा है, तो आपको एक फोन खरीदने के लिए भी जो पहले धन देना पड़ता था उससे अब ज्यादा धन देना पड़ रहा है। अर्थात जो वस्तुएं उपस्थित थी उनके लिए अब आपको ज्यादा धन देना शुरू करना पड़ा, क्योंकि लोगों की पॉकेट्स में अब वो जो धन जिससे, क्योंकि वस्तु ही उपलब्ध नहीं है, उल्टा समझ लीजिए कि आपको एक्सपोर्ट के नाम पर तो कुछ बचा नहीं। इंपोर्ट के लिए जो सामान आया अब वो धनाढ्य लोग ही खरीद सकते हैं। तो महंगाई यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जो है वो उन महंगे मतलब अमीरों के पास है। ऐसे में ईरान की जो महंगाई है वो 30% से ऊपर रहने लगी। अभी फिलहाल की ताजा खबरों के अनुसार, आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार 43% से ऊपर इनकी महंगाई चल रही है। अब इतनी फीसदी महंगाई, इसको कैसे समझें? यानी आज 100 रुपए का जो सामान था वो साल भर बाद 143 रुपए का हो रहा है। इतनी महंगाई। भारत के अंदर महंगाई 2% से लेकर 6% के बीच में कंट्रोल्ड है। भारत इस वजह से एक सुरक्षित देश के रूप में ट्रीट किया जाता है। अब इसी बात की वजह से ईरान ने ये सारा खेला देखा। ईरान ने अपनी इन्फ्लेशन को, क्योंकि कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, आईएमएफ ने अपनी तरफ से इन्हें नेगेटिव दिखा दिया है। एक्सपोर्ट के नाम पर तेल बिक नहीं रहा है, इंपोर्ट आ नहीं रहा है, जो इंपोर्ट के लिए महंगाई बढ़ती जा रही, तो 43% के आसपास रिपोर्ट किया गया। दुनिया में 3 सबसे महंगे देश जहां इन्फ्लेशन, यानी आज 100 का माल है, पता चल रहा है कल 200 का हो, ऐसे देश के रूप में निकल कर आए वेनेजुएला, सूडान। वेनेजुएला तो 255% की इन्फ्लेशन लेकर चल रहा है, 100 का माल 350 में। सूडान 75% और तीसरे नंबर पर ईरान का नाम निकल करके आया। तो इसी वजह से ईरान की करेंसी गिरती चली गई, क्योंकि उस धन से कुछ खरीदा नहीं जा रहा था।